रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वरा अपने घर में बैठी होती है, तभी उसकी स्कूल फ्रेंड भावना उसके घर आती है और उसे बोलती है, हेलो मैडम, क्या बात है? स्कूल क्या खत्म हुए? तू तो गायब ही हो गई। कभी मिल भी लिया कर। मैं तो कॉलेज में ही ज्यादातर रहती हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? सब बढ़िया है ना? अरे मेरी शादी होने वाली है तो अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स को बुला रही हूँ, तो इसलिए तेरे घर भी आई हूँ। क्यों, तू क्या मेरी शादी में नहीं आएगी? बोल रही हूँ मैं, सब आ रहे हैं, तुझे भी आना ही पड़ेगा। अरे तू मुझे मेरे घर अपनी शादी में बुलाने आई है और मैं नहीं आऊंगी? पागल है क्या? मैं तो पक्का आऊंगी। लेकिन ये बता, जीजा जी कैसे हैं? कहीं कंजूस तो नहीं ना? तेरे ऊपर खर्चा तो करते हैं ना? अरे वो तो बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वैसे भी महंगाई इतनी हो गई है तो क्या ही लेना कुछ, शादी में भी तो कितना खर्चा होगा ना। अच्छा जी, लेकिन तेरी शादी तय हो गई, तुझे कुछ गिफ्ट तो दिया होगा ना? या बस शादी तय हो गई सूखे सूखे? सच बताना, क्या गिफ्ट दिया है जीजा जी ने? हाँ, गिफ्ट तो दिया है। ये देख, घड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यही गिफ्ट दिया है उन्होंने मुझे। मैं हमेशा पहनती हूँ उसे, लेकिन मुझे घड़ी पहनने का शौक नहीं है। उन्होंने दी है इसलिए बस पहन रही हूँ। सस्ते में निपटा दिया जीजा जी ने तुझे। सही है, और भी क्या चाहिए ना? सस्ते में निपटा दिया का क्या मतलब है? बहुत महंगी घड़ी है। मैंने तो आज तक इतनी महंगी घड़ी नहीं पहनी है और तू बोल रही है कि सस्ते में निपटा दिया। यार सच कही, लेकिन तू बुरा मत मानियो। तुझे अच्छे से पता है मैं स्कूल टाइम से ही घड़ियों की कितनी ज्यादा शौकीन हूँ। मेरे पास एक से एक महंगी घड़ी है और मैं इसे देख के ही बता सकती हूँ ये ज्यादा नहीं तो 500 तक की होगी। इसलिए बोल रही हूँ सस्ते में निपटा दिया। तुझे ये कम लग रहे हैं? वैसे घड़ी का काम तो बस टाइम दिखाना होता है ना। सस्ती घड़ी में भी टाइम होता है और महंगी घड़ी में भी। देखने में ही ये मेरी वाली घड़ी कितनी महंगी लग रही है। अच्छा जी, ऐसे कैसे? तुझे मैं अपनी घड़ियां दिखाने लगी ना तो तू भी बोलेगी कि गहनों से ज्यादा अच्छी तो मेरी घड़ियां हैं, और अपने होने वाले पति से घड़ियों की डिमांड करने लगेगी तू। सच बोल रही हूँ। देख, तुझे होगा महंगी घड़ियां पहनने का शौक, मुझे नहीं है। मुझे तो गिफ्ट में मिली है इसलिए पहन रही हूँ, वरना मैं तो कभी खुद से खरीद कर ना पहनूं, और ऊपर से इतनी महंगी तो कभी नहीं। हाँ तो क्या हुआ, तेरे होने वाले पति ने दिलाई है ये घड़ी, तो बोलती ना कम से कम एक अच्छी बढ़िया घड़ी। महंगी वाली तो दिला देते। लेकिन तू भी यार क्या सस्ते में निपट गई? जीजा जी से बोल दियो, अगर मैंने जूते चुराए तो मैं सच में बिल्कुल महंगी वाली घड़ी ही लूंगी। इसलिए संभल कर ही रहे वो मुझसे, ठीक है ना? ठीक है, बोल दूंगी। लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ तू अपने ससुराल में जाने के बाद अपने महंगी घड़ियों के शौक का क्या करेगी। ससुराल जाते ही आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। फिर तू घड़ी तो जरूर लेगी, लेकिन घड़ी साबुन होगा वो, तेरी महंगी घड़ी नहीं। मुझे जितना शौक है ना महंगी घड़ियों का, मैं किसी की ना सुनूं। चल ये बता, अब क्या खाएगी? मैं लेकर आती हूँ अभी तेरे लिए। दोनों दोस्त बात करने लगती हैं और कुछ दिनों बाद स्वरा भावना की शादी में भी जाती है। स्वरा अपनी दोस्त की शादी के मजे ले रही होती है, लेकिन यहाँ स्वरा की माँ ने उसके लिए भी लड़का देख रखा होता है और कुछ ही दिनों बाद स्वरा की एक ललित नाम के लड़के से शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन स्वरा की सास गीता स्वरा के पास जाती है और स्वरा से बोलती है, बहू ये देख, ये हमारे खानदानी कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं तुझे दे रही हूँ। इसे ना संभाल के रखियो, तू भी अपनी बहू को दियो। पहन कर दिखा तो कैसे लग रहे हैं तेरे हाथ में। माँ जी, मुझे ये कंगन अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो बस हाथ में घड़ी हो वही अच्छी लगती है, और मैं ज्यादातर घड़ी ही पहनती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो तेरी शादी हो गई है और शादीशुदा लड़की को कंगन चूड़ी ही अच्छी लगती है, ये घड़ी नहीं। लेकिन अगर तुझे इतनी पसंद है तो चल, आज मैं तुझे दिला दूंगी घड़ी। ठीक है माँ जी, फिर शाम को चलते हैं ना हम दोनों। आप मुझे घड़ी भी दिलवा देना। लेकिन हाँ माँ जी, मुझे ऐसी वैसी घड़ी पसंद नहीं आती, मुझे तो महंगी घड़ियों का शौक है। ठीक है, जो तुझे पसंद हो वो ले लियो। ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी होगी वो घड़ी? मैं अपनी नई बहू को इतना तो दिला ही सकती हूँ ना। ठीक है, जो पसंद आए वो ले लियो तू। स्वरा अपनी सास के साथ शाम को घड़ी लेने के लिए चली जाती है। स्वरा गीता को एक बड़ी सी महंगी दुकान में लेकर जाती है और वहाँ घड़ी वाले भैया से बोलती है, भैया एक बढ़िया सी घड़ी दिखा दो, और हाँ
आप पैसों की चिंता मत करना, आप बस दिखाओ कि आपके पास कौन कौन सी घड़ियां हैं। मेरी सास की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा ये देखिए मैडम, ये अभी कल ही नई आई है और आपको अच्छी भी लगेगी। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ना माँ जी। भैया ये कितने की है? मैडम जी बस 80,000 की है और आपको डिस्काउंट के साथ 75,000 में मिल जाएगी। क्यों, अच्छी है ना? माँ जी देखो कितनी अच्छी है और महंगी भी है। आपको पता है माँ जी, महंगी घड़ियों की बात ही कुछ होती है। वैसे भैया और कोई नहीं है क्या आपके पास? मैडम घड़ियाँ तो और भी है, लेकिन और भी महंगी होंगी। आप बोलो तो मैं दिखा देता हूँ। भैया यहाँ हम घड़ी लेने ही आए हैं और आप हमें पूछ के दिखाओगे क्या? जल्दी दिखाओ ना। अरे ये क्या है बहू, तू पागल हो गई है क्या? मैंने तुझे घड़ी लेने के लिए बोला था, लेकिन तू तो घर बेचकर घड़ी लेने की सोच रही है। अरे इतनी महंगी घड़ी का क्या करेगी? तुझे कौन सा बाहर काम करने जाना है? तुझे तो रसोई में खाना ही बनाना होता है ना, फिर क्या करेगी इतनी महंगी घड़ी का तू? मैडम चाहे रसोई हो या ऑफिस, हर जगह ये घड़ी मैडम पे सूट करेगी। आप बस ले जाइए। अरे चुप करो तुम्हें क्या है? तुम्हें तो बस अपने सामान बेचने से मतलब है ना। चल बहू, रखो भैया अपनी घड़ी अपने पास, हमें कोई घड़ी नहीं लेनी है। लेकिन क्यों माँ जी? आपने ही तो बोला था कि आप मुझे घड़ी दिलवाओगी, और अब आप यहाँ आकर वापस जाने को क्यों बोल रही हो? ले लो ना प्लीज, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तुझे महंगी घड़ी का शौक होगा, लेकिन मुझे पागल बनने का शौक नहीं है। मैंने तुझे ये क्या बोल दिया कि तेरे लिए महंगी घड़ी ले लूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुझे इतनी ज्यादा महंगी घड़ी का शौक होगा। इतना बोलकर गीता स्वरा को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और उसे घड़ी नहीं दिलाती। लेकिन स्वरा भी ढीठ थी, इसलिए गीता ने जो खानदानी कंगन स्वरा को दिए थे, स्वरा ने उन्हें ही बेचकर अपने लिए एक महंगी सी घड़ी लेकर आ जाती है और उसे ही पहनने लगती है। कुछ दिनों बाद जब गीता की नजर उस घड़ी पर पड़ती है तो गीता स्वरा से बोलती है, ये घड़ी कहाँ से आई? और ये तो इतनी महंगी भी लग रही है। मैंने तो तुझे कोई पैसे भी नहीं दिए, फिर कहाँ से आई? ललित ने दिलाई है क्या तुझे? नहीं माँ जी, वो भी आपकी तरह ही कंजूस है। उन्हें एक घड़ी दिलाने के लिए क्या बोल दिया, मुंह बनाकर ऑफिस चले गए। ये नहीं कि अपनी बीवी को एक घड़ी ही दिलवा दें। तुझे घड़ी भी तो ऐसी वैसी पसंद नहीं आती है, इसलिए कोई करे तो क्या करे। लेकिन तू मुझे बताना ये कहाँ से आई? तेरे मायके वालों ने दी है क्या तुझे इतनी महंगी घड़ी? नहीं माँ जी, ये तो मैंने वो कंगन थे ना खानदानी वाले जो आपने दिए थे, उसे बेच कर ही लिए। देखो हो गया ना आपका पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई दिक्कत है? तू पागल हो गई है क्या? तुझे अपने ये महंगी घड़ी के शौक पूरे करने के लिए कंगन बेचने की क्या जरूरत थी? वो हमारे खानदानी कंगन थे, तेरे बाद तेरी बहू को भी देने थे, लेकिन तूने बेच दिए। अब उसको क्या दूंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले खानदानी कंगन थे तो अब आप खानदानी घड़ी दे देना। और वैसे भी आप अपनी बहू की खुशी देखो, जो आई ही नहीं है उसका क्या सोच रही हो? बहू ऐसा नहीं होता है। तुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों को मुसीबत में डालकर करेगी। तुझे पता भी है हमारे घर के हालात वैसे ही ठीक नहीं चल रहे हैं, और तूने इतनी महंगी घड़ी के लिए कंगन बेच दिए। माँ जी ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कंगन नहीं बेचती। मुझे लगा तू तो समझदार होगी, लेकिन तू तो बिल्कुल ही बॉडम निकली। स्वरा को गीता की बात सुनकर समझ तो आता है, इसलिए वो घड़ी वापस कर देती है और थोड़े बहुत पैसे मिलाकर कंगन वापस ले आती है। उसके बाद स्वरा अपने शौक पूरे करती तो है, लेकिन महंगी घड़ी का नहीं बल्कि सस्ती घड़ी लेकर करती है। रोहन ने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड गुनीत से लव मैरिज की थी। रोहन की माँ बबीता अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अक्सर ही किसी न किसी बात पर उसे खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। पर गुनीत एकदम मस्त स्वभाव की लड़की थी, जो कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन गुनीत तेज आवाज में गाने लगाकर घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ बबीता आती है और उसे बोलती है, ए पागल पंजाबन बहू, क्या कर रही है ये तू? मम्मी जी क्यों इतना जोर से बोल रही हो? आप ठीक तो हो ना? मुझे समझ नहीं आता तू काम अपने हाथों से करती है या इन गानों से करती है? कपड़े धोने हैं तो गाना बजा दिया, खाना बनाना है तो गाना बजा दिया, सफाई करनी हो तो गाना बजा दिया। हर मौके पर गाने क्यों बजाती रहती है? अरे मम्मी जी आपको तो पता ही है कि हम पंजाबी हैं, बिना नच्चे टप्पे तो कोई काम करते ही नहीं है। अरे तू इस घर की बहू है समझी, थोड़ा तमीज से पेश आया कर। ये सब तुझे शोभा नहीं देता।
तमीज से काम किया कर, समझी? नहीं तो गानों की जगह तुझे बजा दूंगी। इतना बोलकर बबीता वहाँ से चली जाती है और गुनीत वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके बाद गुनीत रोहन से बोलती है। सुनिए जी, सर्दियाँ आ गई हैं, यानी कि जनवरी में अब लोहड़ी भी आएगी और मैं इस बार लोहड़ी अपने ससुराल में मनाना चाहती हूँ। हर साल आप मुझे मेरे मायके भेज देते हैं, लेकिन इस बार मैं लोहड़ी यहीं पर मनाऊंगी। गुनीत, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम यही मनाना। अपने मम्मी पापा को इस बार यही बुला लेना, इसी बहाने वो आ भी जाएंगे। जी जी ठीक है। तभी वहाँ बबीता आती है और बोलती है। ये क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? मैंने सब सुन लिया है। अच्छा हुआ माँ जी कि आपने सुन लिया। मैं यही कह रही थी कि इस बार लोहड़ी मैं यहीं पर सेलिब्रेट करूंगी। नहीं, कभी नहीं। पर क्यों माँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये लव मैरिज हुई है। पता भी है कितने रिश्तेदार अब भी नाराज बैठे हैं। फिर भी मैंने तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना लिया, पर अब मैं ये लोहड़ी नहीं मनाने दूंगी तुम्हें। पर मम्मी जी, दिक्कत क्या है मनाने में? अरे ना हम जानते हैं, ना कभी मनाया, और ना ये हमारा त्योहार है, तो हम नहीं मनाएंगे। बहू, तुझे मनाना है तो तू अपने परिवार वालों के पास जाकर मनाया, और वहाँ वैसे भी तेरे जैसे और लोग होंगे। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। बबीता की बात सुनकर गुनीत उदास हो जाती है, पर बबीता को कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन में बोलती है। मम्मी जी, हूँ तो मैं आपकी बहू, जो सोच लिया वो करके ही दम लूंगी। अब लोहड़ी तो मैं अपने ससुराल में ही मनाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। ये सोचकर गुनीत मन ही मन मुस्कुराने लगती है और बबीता भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गुनीत अपनी लोहड़ी मनाने की तैयारियों में लग जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ घर के आंगन में काम कर रही थी। तभी गुनीत बोलती है। मम्मी जी, आपको पता है हर त्योहार का कोई न कोई मतलब होता है। जैसे दीपावली यानी कि दीप, रोशनी, और रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन की रक्षा का बंधन। हाँ तो फिर? तो माँ जी, वैसे ही लोहड़ी का भी कोई मतलब होता है। आपको पता है ये त्योहार फसलों के कटने की खुशी में मनाया जाता है, और लोह यानी कि लोहा यानी कि लोहे का तवा, जिस पर हम रोटी बनाते हैं। और रोटी किसकी बनती है? गेहूं की, मक्के की, बाजरे की। तो ये त्योहार भी उन्हीं का प्रतीक है। तो तुम मुझे क्यों बता रही है ये सब? ताकि आप ये समझ सके कि ये कितना प्यारा त्योहार है। साथ में इसमें हम सूर्य देव को जल भी चढ़ाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, कितना कुछ होता है। देख गुनीत, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। तू चाहे कुछ भी कह ले, मैंने तुझे मनाने से मना नहीं किया, पर तू मुझे और मेरे बेटे को इन सब में मत घसीट। गुनीत अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन गुनीत भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो अपनी तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन गुनीत रोहन के साथ मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ लोहड़ी के त्योहार के आने की खुशी में बाजार में तरह तरह के पंजाबी सूट, फुलकारियाँ और रेशमी परांदे आए हुए थे, जिनको देखकर गुनीत रोहन से बोलती है। रोहन जी, देखो ना, कितने सुंदर सूट हैं, परांदे हैं, कितना कुछ है। गुनीत, बहुत सुंदर है। मुझे भी लेना है। तो मना किसने किया है? ले लो जी। मम्मी जी के लिए भी ले लेती हूँ। इस बार लोहड़ी पर उन्हें मैं एकदम पंजाबी कुड़ी की तरह तैयार करूंगी। जो तुम्हारा दिल करे वो करो गुनीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका साथ ही तो मेरा हौसला है, और मैं इस बार मम्मी जी को भी ना लोहड़ी पर अपनी साइड कर ही लूंगी। मुझे पक्का यकीन है, देर से ही सही मगर वो मान जाएंगी। बिल्कुल मान जाएंगी। अब जल्दी से सामान ले लो, माँ घर पर वेट कर रही होंगी हमारा। रोहन की बात सुनकर गुनीत जल्दी से सामान लेने लगती है। गुनीत सुंदर सुंदर सूट, फुलकारियाँ, जूतियाँ, चूड़ियाँ और भी कई चीजें लेती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और बबीता बोलती है। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? और थोड़ी देर लगा देनी थी बाजार में। वो मार्केट में थोड़ी भीड़ थी ना मम्मी जी, इस वजह से लेट हो गई। हाँ, और कोई बहाना है तो वो भी बता दो। मम्मी जी, गुस्सा मत होइए। देखिए, मैं आपके लिए कितना सुंदर सूट लाई हूँ, और भी बहुत कुछ लेकर आई हूँ।
हम एक साथ लोहड़ी पे दोनों सूट पहनेंगे। देखना पूरे मोहल्ले में हम दोनों सास बहू ही चमकेंगे। गुनीत, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है तो फिर क्यों ये सब कर रही है? एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? तुझे कहा है ना कि जाकर अपने परिवार वालों के साथ मना ली है त्योहार, पर नहीं, तुझे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। आज के बाद अगर तूने नाम भी लिया ना इसका, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम सब एक परिवार हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है? जो है हमारा है। गुनीत इस परिवार का हिस्सा है, तो ये त्योहार भी हमारा है और मैं गुनीत के साथ हूँ। तो ठीक है, रह तू अपनी बीवी की साइड, मुझे क्या बता रहा है? वैसे भी पसंद करते टाइम कौन सा तूने मुझसे पूछा था कि कैसी है कैसी नहीं, तो अब अपना फैसला क्यों बता रहा है? इतना बोलकर बबीता गुस्से में लाल पीली होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गुनीत को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी सास को कहना छोड़ देती है। बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। दिन गुजरते हैं और लोहड़ी का त्योहार आता है। गुनीत अकेले ही सारी तैयारी करती है। शाम को गुनीत अच्छे से तैयार होती है। साथ ही उसके परिवार वाले भी उसके ससुराल आते हैं। फिर सब मिलकर लोहड़ी के पवित्र अग्नि को जलाते हैं और गोल घेरा बनाकर और नाचना गाना शुरू करते हैं। बबीता दूर से ही ये सब देख रही थी। तभी गुनीत उसके पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, आपको मैंने उस दिन लोहड़ी का मतलब समझाया था। ये फसलों का त्योहार है। वो फसलें जो हमारा पेट भरती है, हमारी भूख मिटाती है, उसे उगाने वाला किसान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, उससे फसल थोड़ी ना बदल जाती है। हर दाना एक जैसा ही होता है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के गेहूं के दाने मैं मिलाकर आपको दे दूं, तो क्या आप उनमें से दाने अलग कर पाएंगी? नहीं ना। फिर ये गुस्सा किस काम का है? गुनीत की बात सुनकर बबीता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो गुनीत का लाया हुआ सूट पहनकर और परांदा लगाकर रेडी होकर आती है और सबके साथ लोहड़ी के जश्न में शामिल होती है। और आखिरकार गुनीत अपनी सास के दिल में तेरा मेरा का पेड़ काटकर सब हमारा है का पौधा लगा ही देती है और खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार मनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।